नमस्कार दोस्तों, एयर न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और बड़ौदा उपचुनाव है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ वीडियो ब्लॉगर महेंद्र जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, बड़ौदा उपचुनाव है, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा तो देखिए, हम बार बार कह देते कि विकास, ठीक है हम्म। ना, लेकिन विकास को फर्दर हम लोग ये नहीं देखते हैं कि विकास का मतलब क्या है। हम्म। विकास का मतलब गलियां सड़कें तक ही सीमित है, जी। बिजली पानी तक ही सीमित है, या फिर उसमें हम्म। और भी मुद्दे आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है विकास, लेकिन विकास को हम लोग फिर वही बात है कि वहाँ की गलियों सड़कों से लेके हम्म। रोजगार से लेके, फिर वहाँ पर जो क्राइम है हम्म। उसका क्या रेट है उससे लेके, फिर वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है हम्म। उसको जोड़ते हुए, हम्म। उसके अलावा और जो तमाम किसानों के अपने बहुत सारे मुद्दे होते हैं। किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या फसलों के रेट मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, हम्म। और जो रेट मिल रहे हैं उनकी पेमेंट टाइम से हो रही है या नहीं हो रही है। हम्म। किसानों के लिए अब उससे भी बड़ा मुद्दा ये हो गया है कि जो केंद्र सरकार 3 नए अध्यादेश लेकर आई है, हम्म। उसको लेकर तमाम किसान संगठनों का एक ही रुख है कि हम्म। ये 3 नए अध्यादेश किसानों को बर्बाद कर देंगे। जिस तरह से बिहार के किसानों को बर्बाद किया गया, हम्म। अब उसी मॉडल को हरियाणा और पंजाब में लागू करने की कोशिश हो रही है। तो इसका मतलब वही असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। किसान संगठनों का आरोप ये है कि ये सीधे सीधे मंडी बोर्ड और एमएसपी को खत्म करने की साजिश है। ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। और वहां पर जैसे आप लोग तमाम लोग सर्वे कर रहे हैं, वहां पर मैं एक चीज और देख रहा हूँ, किसानों का मुद्दा ये है कि वहां पर नहरी पानी नहीं आ रहा हम्म। है। वो बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जी। तो सर, बात करते हैं जैसे बीजेपी की तरफ से करते हैं। तो अब जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ जी को बनाया गया, और अब प्रदेश चुनाव प्रभारी है जेपी दलाल जी को बनाया गया। तो क्या जाट राजनीति खेलना चाहती है बीजेपी? कैसे सर, कैसे देखते हो? नहीं, मैं देखो, मैं दो चीज़ों का बड़ा आलोचक हूँ। एक तो मैं बीजेपी की राजनीति का मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आलोचक हूँ। हम्म। और दूसरा ये जात पात की राजनीति का मैं बहुत बड़ा आलोचक हूँ। हम्म। देखिए, इस तरह का विश्लेषण तमाम विश्लेषक करते हैं, और जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आएगा तो यही विश्लेषण होना है मीडिया पे। जब मैं पत्रकारिता करता था तो शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, शायद एक आध बार मैंने भी इस तरह का विश्लेषण खुद ना किया हो, हम्म। लेकिन आपकी तरह माइक पकड़ के मैंने इंटरव्यू लिया तो सामने वाला जी। इसी तरह का विश्लेषण करने वाला मुझे हम्म। बहुत बार मिला है कि ये जाट राजनीति है, ये नॉन जाट राजनीति है, जाट किसकी तरफ जाएंगे, ब्राह्मण किसकी तरफ जाएंगे, पंजाबियों का क्या होगा, फलाना ढिमका, इस तरह का होता है। लेकिन मैं मुद्दों के ऊपर बात करना चाहता हूं कि देखिए, मुद्दे इस जात पात की राजनीति से ऊपर होने चाहिए। हम्म। और इस चुनाव को हार जीत किसकी होगी उससे पहले मैं बीजेपी की जीत तो इसी बात में डिक्लेयर करता हूं कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है। हम्म। मतलब जिस दौर में, मतलब एक तरह से कहीं पर भी बीजेपी किसी भी मुद्दे पर सफल नहीं है, हम्म। कहीं पर भी किसी पैमाने के ऊपर वो खरी नहीं उतर रही है, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है, उसके बावजूद वो हम्म। चुनाव लड़ रही है और जीतने का भी दावा कर रही है। ये अपने आप में, मतलब ये अलग स्तर की मानसिकता है। जी। क्योंकि आप देखिए कि किसानों को लेके कितनी नाराजगी हमने देखी है। ये हम्म। पूरा का पूरा जब ये सीजन था पीछे, धान से लेके जब धान घोटाला हुआ, अब उसका धान घोटाला पार्ट 2 हुआ, अब गेहूं की खरीद में जिस तरह की कहते हैं बिरान माटी जो हुई है, हम्म। ठीक है, और पेमेंट लटकाई गई है, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दिया गया था सरकार और आड़तियों के बीच में, सरकार और किसानों के बीच में, आड़ती और किसानों के बीच में, ये तमाम चीजें हमने देखी हैं। बहुत सारी जगहों पर गन्ने की पेमेंट आज तक रुकी हुई है। और जो मतलब तमाम, मतलब एक और कमाल की बात हो रही है इस चुनाव प्रचार के दौरान कि बीजेपी के जो नेता थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार जब हरियाणा में थी, हम्म। तो सबसे बड़ा आरोप उस सरकार के ऊपर ये लगाते थे कि क्षेत्रवाद की राजनीति करती है कांग्रेस या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार। लेकिन ये कमाल की बात है कि पहली बार घोषित तौर पर बीजेपी, जो सत्ता में पार्टी है, वो हम्म। कह रही है कि बड़ौदा में विकास सरकार ने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि यहां पर बीजेपी का विधायक नहीं था। जी। और बीजेपी का विधायक बना दो तो हम विकास करवा देंगे, और बीजेपी का नहीं बनाएंगे तो हम विकास कार्य नहीं करवाएंगे। मतलब घोषित तौर पर जो क्षेत्रवाद की राजनीति है, जी। ये शायद इस तरह का उदाहरण पहली बार देखने को मिला है। इससे पहले थोड़ा सा इसका उदाहरण देखने को मिला था जींद उपचुनाव में। मुझसे जींद उपचुनाव की भी जरूर बात कीजिएगा। हम्म। बहुत सिमिलैरिटीज हैं, जी। मैं उसको विस्तार से बता दूंगा आपको। हम्म। सर, जैसे ओपी धनखड़ के द्वारा जयप्रकाश जी विपक्ष के नेता है, उनकी तारीफ की गई, और वहां पे ये कहा गया कि वहां पे विकास इसलिए नहीं करवा रहे हम क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है। हम्म। तो कैसे देखते हो? दूसरी बात सर, वहां के जो लोग हैं वो कंफ्यूज हैं कि हम वोट किस हिसाब से दें और किसको दें।
क्योंकि वहां पे विकास के नाम पे आप अगर बड़ौदा गए हो तो आप हालात देखोगे कितने बुरे हैं। जो सड़कें नहीं है बिल्कुल भी, अब बनने लग रही हैं। तो कैसे देखते हो सर, क्या जैसे कोई भी इलेक्शन होता है, अब बात करते हैं रफाल पे, या फिर आज राम जन्मभूमि, तो इसको देख कितना प्रभाव पड़ेगा सर? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए राम जन्मभूमि बड़ौदा का मुद्दा नहीं हो सकता, रफाल बड़ौदा का मुद्दा नहीं हो सकता। इसे कह रहा हूँ बनाया बड़ौदा जाएगा की, सर। बड़ौदा बना लेंगे सर, वही बात है, अब तो लोगों को सोचना है ना। हम्म, अब लोगों को अपने घर के सामने सड़क चाहिए, फिर या फिर अयोध्या में मंदिर से ही वो खुश हैं। अब हम्म, जिसके बारे में बीजेपी ये भी नहीं कह सकती कि भाई ये हमारी उससे बना है। अब फिर हम्म, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, ये हम्म, अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो जाएगी। चलिए वो अलग तरह की राजनीति, उस पर मतलब अलग से बहस हो सकती है, लेकिन बड़ौदा की बात कीजिए। लोग कंफ्यूज कंफ्यूज किस तरह से होते हैं मैं बताता हूँ। जींद से मैं कह रहा था, किससे, जींद में ऐसा ही बुरा हाल था सर, बहुत बुरा हाल था जब उपचुनाव हुआ। हम्म, तो मतलब पूरा शहर खुर्द बुर्द सारा नुका कर खोद कर बगैर रखा था। जी, मतलब उस टाइम पे भी मुझे हैरानी हो रही थी कि बीजेपी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, हम्म, जो सरकार चला रही है 4 साढ़े 4 साल से प्रदेश में, और जींद का यह हाल कर रखा है उसने। जी, ठीक है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। और हम्म, आप कह रहे थे कि बड़ौदा में तो कांग्रेस की सरकार, नहीं सर, पूरे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। हम्म, पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हम्म, आप अगर बड़ौदा को बीजेपी, या आप लोग बड़ौदा को मतलब हरियाणा से अलग देखना चाहते हैं, तो ये मतलब एक निश्चित तौर पर जानकारी का अभाव है। बड़ौदा हरियाणा का हिस्सा है, और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी के सांसद हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी मनोहर लाल खट्टर हैं, वहां के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी है। तो डबल जवाबदेही वहां पर बनती है। जी, तो वहां पर मैं कह रहा था, जींद का जो हाल था वो ऐसा ही था। हम्म, और फिर जब जैसे ही उपचुनाव का ऐलान हुआ, वहां पर पूरी की पूरी सरकार आ गई। जिन सड़कों को कभी हाथ तक नहीं लगाया गया था, रातों रात, जिस मतलब सड़क के ऊपर रात को वो सिर्फ बजरी और रोड़े पड़े हुए थे, सुबह उठ के लोग देखते हैं कि वहां पे सड़क बन गई, जैसे वही बनी हाल बनाई बन रहा सड़क है। लाके कहीं रखी गई हो। ये कुछ सड़कों के ऊपर हुआ था, हालांकि आज भी जींद की हालत वही है, शायद उससे ज्यादा बुरी है। लेकिन एक टाइम पे ये दिखा दिया गया था लोगों को कि बस मतलब अब तो पेरिस बनने वाला है जींद। तो इस तरह की कोशिश अब बड़ौदा में भी होगी, हम देख रहे हैं कि वो जो उन्होंने अभी 2 कॉलेज दिए हैं। इससे पहले और बता देता हूँ, 21 या पता नहीं 20 से ज्यादा कॉलेजों का वो किया गया था, एक साथ उद्घाटन किया गया था मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। जी, पहले लोग पता कर लें कि वो जो पहले उद्घाटन किया गया था वो बन गए हैं क्या, जी, कहीं कोई बना है क्या। तो फिर मतलब वही बात है, चुनाव के दौरान ये कहते कि भाई यहाँ पे विधायक नहीं था हमारा, इसलिए हम काम नहीं कर रहे। अब क्या है आपका विधायक? हम्म, आपका विधायक तो अब भी नहीं है। जी, अब कैसे काम कर रहे जी, हो? अब कैसे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे किसान नाराज हैं, यहाँ की नहरों में पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती? अब आपको कैसे पता है कि भाई यहाँ पे सड़कें बनानी थी? यहाँ तो विधायक तो अब भी नहीं है ना। हम्म, मतलब खुद की गरज पड़ी तो मतलब सब कुछ याद आ जाता है। ये भी याद आ जाता है कि अगर यहाँ से हमारा विधायक नहीं है तो हम यहाँ पे काम करवा सकते हैं सरकार होने के नाते। जी, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि घोषित तौर पर जो क्षेत्रवाद की राजनीति है, ये नमूना जींद के बाद शायद ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि या तो हमारा हो तो हम करवाएं, नहीं तो हम नहीं करवाएंगे। इसको तो मैं कह रहा हूँ कि एक क्रिमिनल कोई ना कोई अगर कानून बनाया जाए कि अगर कोई हम्म, सरकार ऐसा करती है तो उसको तो कोर्ट में घसीटना चाहिए। जी। सर, बीजेपी जेजेपी गठबंधन है, तो पीछे बीजेपी को 32,000 जो कैंडिडेट ना 32,000 वोट मिले थे। तो क्या लगता है सर, अगर लोगों के मन में ये है, अगर जेजेपी को टिकट ना मिलती तो वो बीजेपी को क्यों जिताएगी? अगर बीजेपी को टिकट मिल गई तो जेजेपी क्यों उसको जिताएगी? तो आपस में असमंजस का माहौल है। आपको क्या लगता है, ये आपस में साठगांठ करेंगे या फिर दूसरी पार्टियों की तरफ समर्थन करेंगे? वो ठीक है, इनकी कोई अंदरूनी राजनीति है, कैसे असमंजस बैठेगा क्या, मैं फिर कह रहा हूँ मुद्दों पे। और मैं जेजेपी और बीजेपी की राजनीति के बारे में, इस गठबंधन के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि जेजेपी के खास तौर पे, कि उन्होंने कहा कि थूक के चाटना भाई, मतलब इतना थूक रखा है, चाहे गिलास भर भर कर पियोगे ना तो भी खत्म नहीं होगा। अब मतलब जब हम लोग एक करप्शन के ऊपर मैं रिपोर्ट बना रहा था, तो उसमें मैं देख रहा था कि हम्म, भी दुष्यंत चौटाला जब विपक्ष में थे तो किस किस तरह के वो आरोप लगाते थे और क्या क्या बयान देते थे। मतलब मनोहर लाल खट्टर मतलब खुद भी खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं, हम्म, मतलब घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। ये दुष्यंत चौटाला का बयान था। जांच के बारे में वो कहते थे कि बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाने वाली बात है। मतलब क्यों नहीं, मतलब विधानसभा के धान घोटाले के ऊपर कह रहे थे, क्यों नहीं विधानसभा की कोई कमेटी बना के जांच करवाते। तो इतना बोल रखा है, 80 लोगों की हत्या कर दी, ये दुष्यंत चौटाला कहते थे, दिग्विजय चौटाला कहते थे, इन्हीं खट्टर के बारे में, इसी बीजेपी के बारे में। हम्म, अब मतलब वो 80 लोग जिंदा हो गए हैं।
और वो जो तमाम घोटालों के वो आरोप लगाते थे, वो चाहे बिजली मीटर घोटाला हो, माइनिंग घोटाला हो, भर्तियों का घोटाला हो, धान घोटाला हो, क्या जांच हो गई है? मिल गई है खट्टर साहब को सजा। सिर्फ आपका गठबंधन होने की देर थी, अब ये बहुत ईमानदार हो गए हैं, सब कुछ सही कर दिया है इन्होंने। जींद के बारे में कहते थे, जींद के बारे में कहते थे कि भाई है सरकार, क्यों नहीं विकास करवाया? जिनके बारे में मतलब उनके जो नेता, छोटे बड़े सारे नेता, जिनकी गलियों की तस्वीरें डालते थे, वो हमारी ही बनाई हुई रिपोर्ट्स भी शेयर किया करते थे, जो हम लोग पहले बनाया करते थे कि भाई देखो जिंद का क्या हाल कर रखा है। हो गया सब कुछ, आ गया रामराज। तो मतलब जो सामंजस्य बैठाना है वो राजनीति अलग है, उस पे मैं नहीं उसका एक्सपर्ट, लेकिन इस राजनीति के ऊपर क्या सामंजस्य बैठा लेंगे? वो जो तमाम घोटालों के आरोप थे, वो 80 लोगों की हत्या के आरोप थे, क्या उनकी जांच हो गई है? या फिर सिर्फ यही है कि भी मेरी वोट तने मिल जाऊंगी, तेरी वोट मन्ने मिल जाऊंगी, जुड़ के एक हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी, तेरी वोट मेरा दोहराऊंगी कि नहीं आऊंगी? यही राजनीति है। राजनीति तो लोगों से जुड़ी हुई राजनीति तो वही है ना, कि वो आप करवाओ उन घोटालों की जांच जो आपने आरोप लगाए थे, उन हत्याओं की भी जांच करवाओ, दिलवाओ खट्टर साहब को सजा। जी। सर्व कर्मचारी संघ की बात करते हैं या फिर किसी भी संघ की बात करते हैं, पीटीआई अध्यापकों की बात करते हैं, एस्टेट की बात करते हैं, सभी विरोध में हैं और सभी कह रहे हैं कि हम बड़ौदा उपचुनाव में जाएंगे और इनकी खिलाफत करेंगे। कैसे देखते हो, फर्क पड़ेगा? मैं कह रहा हूं कि फर्क पड़ना चाहिए। अगर फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो फिर फर्क किस चीज का पड़ेगा? मतलब आप किसानों के खिलाफ जो चाहे आदेश दे दो, मतलब किसी भी तरह की नीतियां लागू कर दो जिससे किसान बार बार मरता रहे, और उसका चुनाव के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, मतलब ये फिर मतलब वोट की कीमत क्या रह गई? कर्मचारी आपके खिलाफ सड़कों के ऊपर हो। एच टेट का आपने जिक्र किया, 1 लाख के आसपास कैंडिडेट्स एच टेट पास कर लिया, जेबीटी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, एक भर्ती नहीं निकाली इन्होंने। क्या करें वो? उनका मतलब एच टेट किया, करवाया, उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, मतलब उसका कोई औचित्य नहीं रहा, एक मतलब कागज का टुकड़ा हो गया हो, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके एच टेट पास किया था, कोचिंग लेनी पड़ती है, कई महीने मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पास होता है, कागज का टुकड़ा बना दिया इन्होंने। अगर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है चुनाव पर, तो फिर वोट की कीमत क्या रह गई? कर्मचारी संगठन है अलग अलग मुद्दों को लेके, जैसे 1983 पीटीआई है, अब तो ये स्पष्ट हो गया है ना, स्पष्ट हो गया है कि राजनीति के तहत उनको निशाना बनाया जा रहा है। पीटीआई का स्पष्ट कहना है कि हमें ये कहा जा रहा है कि फलाने नेता के खिलाफ एफआईआर करवा दो तो बहाल कर देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहां चला जाएगा? जो श्वेता ढुल जी ने खुलासा किया है कि 2014 के आरटीआई में ये पता चल गया है कि 1900 से ज्यादा पीटीआई की वैकेंसीज खाली थी, और उसके बाद और बताता हूं मैं, 2019 तक पीटीआई की वैकेंसीज के अगेंस्ट भर्तियां हुई है, लेकिन सरकार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहती है कि इनकी तो वैकेंसी है ही नहीं, जीरो वैकेंसी, ये तो डेड कार्डर है। तो मतलब इस तरह की झूठ बोली जाती है सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, और वो लोग अगर जाके विरोध करते हैं बड़ौदा में, उसका अगर असर नहीं पड़ता तो फिर वोट की कीमत क्या रहेगी? जो तमाम पंचायतें हैं, किसान यात्राएं वहां पर निकल रही हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा के लोग, हरियाणा के किसान ये चाहते हैं कि चाहे बेशक इस सरकार ने बड़ौदा को हरियाणा का हिस्सा ना माना हो, लेकिन बड़ौदा अपने आप को हरियाणा का हिस्सा मानते हुए हमारी इन तमाम मांगों और हमारी इन तमाम पीड़ाओं को ध्यान में रखते हुए वोट करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वोट की कीमत क्या रह गई? तो फिर लोगों को सोचना चाहिए कि हमें किस आधार पे वोट देना है। फिर यही समीकरण रह जाएंगे कि जो फलाना उससे मिल गया, डिमका उससे मिल गया, इस जात ने एक टिकट मिल गई, उसने नहीं मिली है, वो उसका गिला चला जाओ। मतलब फिर मुद्दे क्या हैं आपके पास? अगर जनता इसी आधार पे वोट करती तो फिर उसको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि भी हमारी तो बिजली आ जाएगी, हमारी सड़कें ठीक हो जाएंगी, हमारे यहाँ रोजगार मिल जाएगा। क्राइम, सोनीपत के मतलब जो पहले जो एक बार डीसी आए थे पिछले साल की, शायद मुझे बात याद है, मतलब पहला ऐसा मैंने जिला देखा जहां पे रोज हत्याएं होती हैं, और आज भी वही स्थिति है। मतलब रोज हत्याओं का, सरेआम हत्याएं, मतलब क्राइम की जो स्थिति है, ये क्यों हो रहा है? क्राइम का सीधा ताल्लुक बेरोजगारी से होता है। बेरोजगारी का जो स्तर है, बेरोजगारी की जो स्थिति है, मतलब 30% से ज्यादा जो एक संस्था की तरफ से सर्वे किया गया उसमें बताया गया है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि वो ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है तो आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछिएगा, वो पहले उसी सर्वे को आधार बना के बीजेपी सरकार को घेरते थे। जी। तो ये तमाम मुद्दे हैं, अगर इन मुद्दों के आधार पे वोटिंग नहीं होगी तो मुझे समझ में नहीं आता फिर किस आधार पे वोटिंग होगी, फिर किस तरह की राजनीति होनी चाहिए? सर, जींद इलेक्शन था, केजरीवाल जी आए, काफी जितने भी पूरा हरियाणा के नेता वहां पे आए, हम्म।
और कांग्रेस की तरफ से भी जितने भी पूरा जोर लगा, वही काम बड़ौदा का है। वो लोग भी मुद्दे भूल गए थे सभी, कोई केजरीवाल किसी के घर जा रहा है, या फिर अब रिश्तेदारियां निकाल रहे हैं, पूरे हरियाणा से रिश्तेदार वहां पे जमावड़ा लग गया था। तो ऐसा ही यहाँ पे हाल है, मुद्दे भूल गए हैं लोग। क्या कहना चाहोगे, जींद को देखें या फिर कैसे? नहीं, ये तो आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि मुद्दे भूल गए हैं लोग, अब मतलब इस तरह इसका क्या पैमाना है। जी। लेकिन जींद का तो मैं रहने वाला हूँ, मुझे पता है, मेरे सामने हुआ है सब कुछ। हो गया था, जींद में हुआ था, लोग मुद्दे भूल के जातिवाद के नाम पे वहां पे वोट हुआ है, और वोट मांगे गए हैं वहां पे जातिवाद के नाम पे। उसका नतीजा ये है कि आज देख लो, वही जिन है लोगों ना, ने अगर मेरे जिन मामले लोगों वहां पे ने है तो मैं भी जातिवाद के बताऊं। नाम पे वोट किया था, जो लोग जातिवाद के दलदल में फंसे हुए थे, आज असलियत की दलदल में फंसे हुए हैं कि नहीं फंसे हुए हैं। कभी भिवानी रोड की, कभी रोहतक रोड की, कभी पटियाला चौक की, कभी रानी तालाब के पास की, और सफीदो रोड तो मतलब मुझे याद नहीं है कि इस पूरी की पूरी सरकार के दौरान कभी सफीदो रोड की हालत सही रही हो। इतना बुरा हाल है वहां पे, इतनी दुकानें हैं, एक अच्छी खासी मार्केट है, उसको बर्बाद करके रख दिया है इन लोगों ने। तो मतलब अगर आप अपने मुद्दों के आधार पे वोट नहीं, जींद के लोगों ने भी यही सोचा था कि बस एक बार इनकी सरकार बना दी, इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरी बार बना दी है, दूसरी बार मतलब इनका विधायक चुन के भेज दिया है। अगर उसकी तरफ कोई, उस सड़क की तरफ देखने वाला भी कोई हो तो भाई बताओ ना। नहीं, इस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, ठीक है, काम नहीं किया तो लात मारेंगे, काम वो ले लेते वोट। एक बात है, 6 साल सरकार थी, मतलब लोगों को वोट घर पे थोड़ा ही ना, ले लो यार, काम करवाओ, लो वोट, खुल के लो, बताओ कि भाई हमने ये काम कर दिया है और इस नाम पे वोट दो। जी। अपना हरियाणा में अभी है जी, जहाँ अब पूरी फैमिली कहेगी ना वहीं वोट पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मेरी रिश्तेदारी बड़ौदा में है ना, तो मैं नहीं कहूँगा फलाना तो वोट करो, मेरा जानकार है वो नेता। तो ये भी तो काम है जी। तो वही तो कह रहा हूँ भाई, जानकार, चलो इस हिसाब से उनने बुला लो ना बड़ौदा में, हाँ। उनको भी आके देख ले, जब काम हो तो तू ये बता जाया करने कि भाई न का मैं उसने वोट दे दे फलाना ने। अगर हमारी नहर में पानी आ जाता हो तो मैं भी दे दूं, 1 मिनट नहीं लगाऊं। अगर हमारे मतलब बिजली आंधी हो, 1 मिनट नहीं लगाऊं। हमारी या सड़क बनती हो, 1 मिनट नहीं लगाऊं। मैंने घर थोड़े ही नहीं रखनी है वोट। यार रिश्तेदारी तो मतलब एक बार रिश्तेदारी ने कह दिया, उस हिसाब तो हो जाए। जींद के लोग भी जाएंगे वोट मांगने के लिए बड़ौदा में बीजेपी के लिए। जी। ये भी तो होने वाला है। जी जी। तो जींद के लोग कहेंगे कि हमारा विकास हुआ है। हाँ, वो जींद के लोग ही तो जींद के क्या पता एमएलए भी पहुंच जाए वहां पे जी जी। वोट मांगने के लिए कि भाई तो वोट दे लोगों का यही तो है ना, बोलते नहीं ना, दो। उसके सामने बोलेंगे नहीं। तो बस फिर नहीं बोले, झेलो भाई। हाँ। इसमें मतलब किसी को क्या आपत्ति है। जी। आप बोल आप नहीं सकते, मतलब जवाब आप नहीं दे सकते, मुद्दों के आधार पे आप वोटिंग नहीं कर सकते, तो फिर मतलब झेल कौन रहा है? आपको ही तो झेलना है। जी। आपको तो एमएलए बन के आराम से चंडीगढ़ बैठेगा। चंडीगढ़ एक फ्लैट अलग से मिलता है, चंडीगढ़ हॉस्टल में जो एमएलए हॉस्टल उसमें अलग से कमरा मिलता है, भत्ते मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियां मिलती है, अब तो झंडी भी मिलेगी। तो तमाम ठाठ लग जाते हैं उसके, तो फिर पेंशन हो जाएगी, जी है चाहे एक दिन एमएलए रहे। जी। तो मतलब इसमें झेलता कौन है? अब आप अपने मुद्दों के आधार पे वोट नहीं कर सकते। एक वोट देते हुए आप जात पात से या इन रिश्तेदारियों टाइप की चीज से ऊपर नहीं उठ सकते, नहीं मतलब अपना बदला ले सकते। अगर किसी सरकार ने आपका बुरा किया है तो फिर मतलब किसी का क्या लोगे आप? तो दो इसी आधार पे वोटिंग। एक और बात बताता हूँ, इससे क्या होता है कि अगर कोई काम करवाने वाला नेता है, ठीक, अगर कोई काम करवाने वाला विधायक या सांसद है, उसका भी मन खराब होता है। जब आप मतलब लोग है ना ऐसे बिना सोच समझ के वोट करते हैं, उनका भी मन खराब होता है। वो लोग भी सोचते हैं यार काम करवाने तो फायदा क्या, जब इस आधार पर कोई वोट नहीं देता तो क्यों आपका काम करवाएंगे? जी। उस टाइम पे तो फिर यही समीकरण लगाओ कि भी इस जात की वोट बांट दो, इस जात की वो कर लो, कंसोलिडेट कर लो, और नो जात पात का नाम पर कर इलेक्शन जीत जाओ। यही राजनीति रहेगी। उपचुनाव हमेशा सरकार का होता है, और यहाँ भी जैसे सरकार बीजेपी की है, तो लोगों के मन में ये है कि ऊपर बीजेपी है तो उसी को वोट कर देते हैं। ये किसने कहा उपचुनाव हमेशा सर, सरकार का होता सर हमेशा आप जींद का देख लो, जींद में है? क्या फिर था सर। जींद मतलब एक ही चुनाव हुआ है। उससे मतलब पहले का देख लो कांग्रेस सर आप। सरकार के दौरान मतलब अभय सिंह चौटाला एक उपचुनाव में जीते थे, जी। ठीक है, वो शायद कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा। रतिया में और उनका एलनाबाद में उपचुनाव हुआ था, एलनाबाद अभय चौटाला जीते थे। काम करवा रखा है हैं, अभी। जो भी है, मतलब ये तो मतलब नहीं है ना कि भाई उपचुनाव सरकार का होता है। और बहुत लोगों सारी का जगह, मानना यही होता नहीं है नहीं कि मैं बताता हूँ, नहीं पलड़ा भारी होता है, मानना नहीं, पलड़ा भारी होता है। पलड़ा भारी इसलिए होता है क्योंकि देखो बीजेपी सरकार है तो थोड़े दिन के लिए तो पूरा मजमा लगा देंगे ना हमें, वो सारे मंत्री जान लग रहे हैं, सारे अधिकारी, ठीक है, योगेश्वर दत्त
मतलब वो चुनाव हार गया था, चुनाव हार गया था, ठीक है, उसके बाद कर लेते काम, किसी ने रोक रखा था। अब मतलब इंतजार कर रहे थे कि भी यहाँ के एमएलए मरेंगे, स्वर्ग सिधार जाएंगे, उसके बाद आप एक्टिव हो गए। मतलब एक और काम कर दिया बीजेपी ने तो। मतलब ये तो इस जो 5-7 दिन का मजमा लगाए थे, नहीं तो लोग मतलब ये और दुआ करने लग जाए हैं कि लोग यार काश मारा एमएलए मर जाए। मतलब ये प्रचलन और शुरू कर दिया है। मतलब ये कोई बात है कि योगेश्वर दत्त के पास अब कहां से पावर आ गई सारी। अब योगेश्वर दत्त के कहने से कैसे अधिकारी, मतलब क्या है भाई, वो सरपंच है, कोई एमसी है, क्या है, मतलब कैसे अधिकारी सुन रहे हैं उनकी। अब कैसे पावर आ गई, पहले कर लेते। अगर बड़ौदा के लोगों का है, बड़ौदा से थोड़ा सा भी लगाव तो कर लेते। एमएलए रोक रहा था, कह रहा मना कर रहा था, ना ना आड़ा सड़क नहीं बनानी, आड़ा कॉलेज नहीं बनाना, रोका था इन्हें कोई श्रेय जा रहा था ना, है। अगर एमएलए काम करवाता तो श्रेय खुद ले, फिर वही बात होगी। यही ये है ना, मतलब टोटल राजनीति। इसमें बड़ौदा, बड़ौदा के का विकास, बड़ौदा के लोगों का सेंटीमेंट, उनकी तकलीफ परेशानियां, ये तो नहीं है ना। तो भाई यही है, यही राजनीति। एयर न्यूज़ हरियाणा की रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए।